हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम PYQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स को पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए, ये हमारी वीडियो नंबर 17 होगी। इससे पहले 16 वीडियोज आ चुकी हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की क्लास 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने दिसंबर 2023 से लेके, है ना, दिसंबर 2023 से लेके और आपका फैब 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था ऑफ टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। अभी हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसमें हम नवंबर 2020 से शुरुआत करेंगे और दिसंबर 2018 तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप या आपका कोई भी जानकार इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, कोई भी PGT का एग्जाम, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे शानदार कोर्स अवेलेबल है। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, उसका क्वेश्चन है द ज्योमेट्री शेप ऑफ Fe4 कोर ऑफ द क्लस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आयरन की बात करें, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। प्लस में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो 4 होता है। उसके बाद यहाँ पे 12 CO लगे हुए हैं, एक CO का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होता है और -2 का मतलब आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए, है ना। तो अगर आप इसको देखते हैं, ये आपका 34 बनेगा, सॉरी 32 बनेगा। 32 में अगर आप ऐड करते हैं 4 तो ये आपका 36 में ऐड करेंगे 24, 60, और 60 में ऐड करेंगे 62, अगर 2 ऐड करेंगे तो 62। स्टूडेंट, अगर आपके पास मेटल क्लस्टर, जो मेटल का क्लस्टर है, वहां पे 4 मेटल्स हो, है ना, वो टेट्रा न्यूक्लियर हो, अगर वहां पे 4 मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन काउंट 60 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है और 64 भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाए आपका 60 तो उसको हम टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री बोलते हैं। अगर 62 आ जाए तो उसे हम बटरफ्लाई बोलते हैं। लास्ट क्लास में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर 64 आ जाए इलेक्ट्रॉन काउंट तो उस ज्योमेट्री का नाम होता है स्क्वायर ज्योमेट्री। क्या होता है? स्क्वायर ज्योमेट्री। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेप या ज्योमेट्री होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, बटरफ्लाई इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो 62 है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हो चुका है। द नंबर ऑफ पीक्स विद रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑब्जर्व्ड इन 1H NMR। तो देखिए, +30 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया गर्मी वाला मौसम। गर्मी वाले मौसम में सब जो होते हैं, सब टाइप के प्रोटॉन जो होते हैं, वो आपका एक जैसे ही काम करने लग जाते हैं। और जब आप बात करते हैं ना वेरी लो टेम्परेचर, -80 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो जैसा होता है वो वैसा दिखाई देता है, जो जैसा होता है वो वैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने पहले वाला पार्ट देखा होगा, वहां पे मैंने इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आपको CP दिख रहा है ना, यहाँ पे CP, इसकी बात हो रही है। CP अगर आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे इसकी बात करते हैं, है ना, CP की अगर आप रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो ये वाले जो 5 प्रोटॉन है, इनका अलग सिग्नल आता है ना। इसलिए यहाँ पे आपको जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, ये वाले पांचों के पांचों प्रोटॉन एक जैसा सिग्नल देंगे और इसी प्रकार नीचे वाले CP के भी पांचों प्रोटॉन एक जैसा सिग्नल देंगे। तो आपको 2 पीक्स देखने को मिलेगी और इंटेंसिटी रेशो होगा 1:1 अगर रूम टेम्परेचर पे बात की जाए। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि -80 डिग्री सेल्सियस अगर है, तो -80 डिग्री सेल्सियस में अब क्या होगा स्टूडेंट, एक जो आपका CP होगा यहाँ पे, वो उसकी जो हेप्टासिटी हो जाएगी, दैट इज 1, वो 1 हेप्टासिटी शो करेगा। अगर वो 1 हेप्टासिटी शो करेगा तो ये HA टाइप का हो गया, उसके बाद ये आपका HB टाइप का हो गया, HB टाइप का,
और ये आपका HC टाइप का हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपको इंटेंसिटी रेशो देखने को मिलेगा, देखिए जब आप रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप दोनों की हेप्टासिटी को 5 मान के चलते हैं, और जब आप वेरी लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये वाला eta1 शो करेगा। अगर ये eta1 शो करेगा तो आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन नजर आ रहे हैं जिनका इंटेंसिटी रेशो क्या बनेगा, एक HA हो गया, HB वाले 2 हैं और HC वाले 2 हैं, और ऊपर वाला जो है वो eta5 शो करेगा, और इसके पास 5 के 5 प्रोटॉन एक सिग्नल शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रेशो आ जाएगा वो ये, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन बाय पिरिडीन। यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा और इसकी जगह पे पिरिडीन आएगा। ये एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। स्टूडेंट, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आप ये देख सकते हैं, ये निकल हो गया यहाँ पे, ये प्लेटिनम हो गया यहाँ पे, और ये आपका पीटी हो गया। यहाँ पे जो ये मेटल है बेसिकली ये 3D सीरीज की मेटल है, ये आपका 4D सीरीज की मेटल है, और ये आपका 5D सीरीज की मेटल है। आप सभी को ये बात पता होगी, पहले तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली, लेकिन जैसे जैसे आप 5D सीरीज वाले के लिए जो CFSC की वैल्यू ज्यादा होती है, CFSC का अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे, बाकी अगर सारे फैक्टर सेम है, 3D से ज्यादा होती है 4D की, और 4D से ज्यादा होती है 5D वाली मेटल्स की। तो यहाँ पे CFSC 5D के लिए ज्यादा है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो स्टेबल होगा, और वहां पे जो रेट है वो कम होगा। यहाँ पे निकल का रेट सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे निकल का रेट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद प्लेटिनम एंड पीटी का रेट सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस कंपाउंड को हीट किया, इस कंपाउंड को भी हीट किया, प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय, क्या क्या प्रोडक्ट आपको बनेंगे, है ना। आपसे यहाँ पे पूछा कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है ये आपका मोलिब्डेनियम हो गया, और यहाँ पे N2 के आपको 2 N2 दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ पे आप फॉस्फोरस Me का 2 एंड PH का 4। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो मोलिब्डेनियम आता है क्रोमियम वाली फैमिली में, तो 6 उसके हो गए। एक N2 का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे देखिए ये PR3 है, एक है ना बेसिकली, ये क्या PR3। अगर ये PR3 है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होता है, 4 लगे हुए इसका मतलब 8। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये वाला पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं ऊपर दिखा देता हूं, ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इसको आप हीट कीजिए, है ना, इसको आपने हीट कर देना है, और हीट करने के बाद बताइए कि क्या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। हीट करने के बाद बताइए कि क्या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक बेस्ट वे ये हो सकता है कि आप ऑप्शंस को ट्राई करके देखिए, जो भी आपका ऑप्शन बन रहा है वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है इसको सोल्व करने का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। देखिए ये मेरा ऑप्शन नंबर A है, ये मेरा ऑप्शन नंबर B है, ये आपका ऑप्शन नंबर C है, और ये आपका ऑप्शन नंबर D है। अगर मैं देखता हूं A और C ऑप्शन को देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे eta6 PH PME का ट्वाइस मोलिब्डेनियम, और ये यहाँ पे आपको कोई N2 नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम अगर आप देखेंगे A और C ऑप्शन में ये बिल्कुल सेम है। A और C ऑप्शन में जो पहले वाला कंपाउंड है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद देखो अगर B और D की बात करें तो ये मोलिब्डेनियम ऐसे का ऐसा, ये 4 ऐसे के ऐसे। यहां पे ये कह रहा है जो N2 है ना वो ब्रिज के तौर पे काम करने लग जाए, और आपका 2 एक और M आ जाए यहाँ पे। स्टूडेंट, ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली। सिंपली आप यहां से क्या कीजिए, इसको यहां से आप 2N2 जो है इसको आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही अब ये बाहर निकलेगा तो ये आपका मोलिब्डेनियम हो गया। अब देखिए यहाँ पे PME2 और ये आपका PH हो गया, इसका मैंने 3 मान लिया। देखना आप, तो मोलिब्डेनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 रह गए, पहले ये 4 थे अब 3 रह गए, इसका मतलब 6। अब हमें कोई ऐसा लिगेंड चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट 6 हो जाए, जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट 6 हो जाए। तो देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, ये आपका PH लगा हुआ है इसके ऊपर,
ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपका P और यहाँ पे आपके 2 Me लगे हुए थे। इस लिगैंड का मतलब यही तो है, देखो P फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ 2 Me लगे हुए हैं और एक ये आपका बेंजीन रिंग लगी हुई है। स्टूडेंट अगर आप देखो, ठीक है, ये तो अलग हो ही गया, इस मोलिब्डेनम के साथ 3 ऐसे लगे हुए हैं P, जहां पे फॉस्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि ये आपका जो मोलिब्डेनम है, इनमें से एक लिगैंड अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और इसकी हेप्टासिटी अगर 6 हो जाए, तो स्टूडेंट इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 6 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 6 हो जाएगा। तो आप जो देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ईटा 6 PH Me2, अब यहां पे एज अ लिगेंड के तौर पे जो काम करेगा ना, वो ये C6H6 बेंजीन रिंग करेगी, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 6 हो जाएगा। और आप पूरे कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। हीट करने पे N2 यहां से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर या तो A आएगा या फिर आपका C आएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये दोनों में सेम है। दूसरी बात देखते हैं स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, पहले तो ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना नजर आ रहा है, तो ये आता है आपका मन तक रे, है ना, बेसिकली मैग्नीज। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो 7, ठीक है जी, 7 आ गया। उसके बाद 6 यहां से आ गया, 13 हो गया। उसके बाद 6 यहां से आ गया, 19 हो गया। और यहाँ पे Cl है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे इस वाले कॉम्प्लेक्स के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे वाले के पास भी। तो अगर अब देखा जाए कि यहां से भाई इससे ये वाला कॉम्प्लेक्स था ReClN2, ये रहा। अब यहां पे अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं, इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, तो यहां क्लोरीन का कोई रोल नहीं है स्टूडेंट। N2 बाहर निकलता है, क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए देखो यहां पे क्लोरीन ना होने की वजह से ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर C। आइए मैं आपको जो बी वाला है स्ट्रक्चर वो भी बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको 2 क्या नजर आ रहे हैं, RE नजर आ रहे हैं, कि एक RE ये रहा और दूसरा RE ये रहा। और यहां पे जो क्लोरीन है वो एज अ ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है ना। 2 क्लोरीन यहां पे ऐसे हैं जो कि आपका ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद इसके साथ लगा रखा है PR3, लिख देता हूं मैं इसको। यहां पे भी क्या लगा रखा है, PR3 लिख देता हूं। यहां पे भी इसको PR3 लिख दिया जाता है और इसको भी यहां पे PR3 लिख देते हैं। सेम इसके साथ भी आपका क्या लगे हुए होंगे, 4 PR3 लगे हुए हैं स्टूडेंट। क्या लगे हुए हैं, 4 PR3 लगे हुए हैं। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेगा और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना था। ये जो PR3 है ना, R क्या है इसमें, R यही वाला ग्रुप है, PME2PH यही वाला ग्रुप है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आप निकाल के देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे 2RE आ गए, है ना। RE कितने आ गए भाई, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 14, 2 है RE तो 14, 4 और 4 8, 8 का करेंगे डबल 16 हो जाएगा। जब क्लोरीन जब क्लोरीन ब्रिज के तौर पे काम करता है 2 मेटल्स के बीच में, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन काउंट इसका आ गया और 3 इलेक्ट्रॉन काउंट इसका, तो टोटल कितना हो गया, 6। तो कितना हुआ भाई, इसको अगर आप ऐड करते हैं इसके अंदर, ये 30 प्लस 6 करेंगे तो ये आपका 36 आ गया। 36 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 RE है, तो 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 18। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो अप कर रहा है। वहां पे भी कर रहा था बट वहां पे क्लोरीन नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ N2 बाहर निकलता है स्टूडेंट यहां से इसको हीट करने पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर C। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई। ये भी आपका नवंबर 2020 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये अभी मैं आपको दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये कह रहा है इसकी रिएक्शन हमने CO के साथ करवाई, ठीक है। तो आपको 3 स्ट्रॉन्ग बैंड्स देखने को मिलेंगे, 3 स्ट्रॉन्ग बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। 2 तो मिल रहे हैं आपका ये वाले, देखो, एक 1986, एक 1935 और एक मिलेगा 1600 के ऊपर। तो यहां पे CO के 3 बैंड आ रहे हैं। पहली बात तो ये देखना, देखो स्टूडेंट, अगर आपको पता है ये वाली जो रेंज होती है ये होती है टर्मिनल CO के लिए। ये वाली आपका, अगर कहीं पे आपका टर्मिनल CO है तो वहां पे ये वाली रेंज काम करती है 1850 से लेके और आपका 2100 के आसपास तक, जो भी है मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। और ये जो 1600 वैल्यू है ये आपको कहां देखने को मिलती है, कीटोन या एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O होता था।
कीटोन या एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड होता था वो। पहली बात तो यह है कि तीन आपको बैंड्स देखने को मिलने चाहिए। तो देखो किस किस में आपका 3 देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए इसमें, देखो ये आपका ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4, और ये मेरिडोनियल टाइप का नजर आ रहा है। देखो मेरिडोनियल या फेसियल आप इसको बोलेंगे। देखो इसको इसके साथ अगर आप मिलाते हैं तो ये वाला, तो ये आपका आ जाता है जी इसमें। तो 3 CO आपको यहां पे जरूर नजर आ रहे हैं, है ना। एक CO ये रहा, दूसरा CO ये रहा, और तीसरा CO ये रहा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों CO टर्मिनल वाले हैं, है ना, और ये एज अ लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। बट यहां पे देखो इस रेंज का कोई भी CO नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, इस रेंज का कोई भी CO नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। इन तीनों की जो रेंज रहेगी ना वो 1900 से लेके और इसके बीच की ही रहेगी। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट, ये नहीं होगा। यस, यहां पे आपको C डबल बॉन्ड O दिख गया, ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। पहली बात तो ये भी देखो, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, 2 CO ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये, यहां पे तो 4 CO हो गए, है ना, यहां पे तो 4 CO हो गए। अब देखो इसकी वैल्यू पक्का, ठीक है, हमें पता है कितनी होती है भाई इसकी वैल्यू। अब है ना इसमें IR बैंड वाला कंसेप्ट भी काम करेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1601 के करीब, बट यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे आपको 4 बैंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 बैंड्स देखने को मिलेंगे, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से देखिएगा आंसर इन्हीं में से निकलेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है, बट इन दोनों CO का अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये वाला CO और ये वाला CO, इन दोनों का आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, 2 अलग अलग सिग्नल देखने को मिलने वाले नहीं है, है ना। एक ही सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को, ये लाइक दैट TBP हो गया भाई। देखो TBP, है ना, TBP में देखो 2 सेम लगे हुए हैं और एक डिफरेंट लगा हुआ, 2 CO लगे हुए हैं यहाँ पे। क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? 2 CO, ये रहा। और इसमें क्या डिफरेंस आ गया भाई, एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, और एक C डबल बॉन्ड O ये रहा। स्टूडेंट इन दोनों CO का आपको एक ही बैंड देखने को मिलेगा, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें इस C डबल बॉन्ड O की वैल्यू आ रही है 1601, ठीक है, इसका अपना अलग सिग्नल आता है और इसका अपना अलग सिग्नल आता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, यहां पे आपको 3 बैंड देखने को मिलेंगे और तीनों की जो रेंज आएगी वो इससे मैच कर रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मेटालोसिन्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, मेटालोसिन्स थे, तो यहां पे आपको देखना है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट अगर हम बात करें, ये आपका Mn होगा और इसके साथ 2 Cp लगे हुए हैं, तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन हम पहले ही भर चुके होते हैं भाई, 12 इलेक्ट्रॉन हम पहले ही भर चुके होते हैं। उसके बाद हमें बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरने होते हैं। इसे आपका Eg बोला जाता है, E2G, इसे हम A1G बोलते हैं, और इसे Eg स्टार, इसे हम Eg स्टार बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसमें यह देखा जाता है, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसके पास 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। स्टूडेंट ये एक्सेप्शनल टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। Mn n eta 5 C5 Me का 5 का ट्वाइस, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो देखो ये चीज सिर्फ इस ऑप्शन में पॉसिबल हो सकती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसीलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप सोचें भाई, पहले देखो 1 2 3 4 और फिर 5 करें, दिस इज नॉट करेक्ट। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी वे में आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेटालोसिन्स, स्पेशली फेरोसिन्स का ये आपका क्वेश्चन है, फेरोसिन का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए 2 CP लगे हुए हैं और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 आपको ये CP जरूर नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो एक तो ये CP बना रहेगा एज इट इज, देखो
इसकी हेप्टासिटी 5 होगी, और यहां पे अब आपको क्या देखने को मिलता है एक जगह कि यहां पे आपका 2H, एक H यहां पे और एक H आपका यहां पे लग जाते हैं। समझ में आ रही बात इसको क्या कहने की कोशिश करूं। जब आपने इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई तो आपको कुछ ऐसा वहां पे देखने को मिलता है, eta3 हो जाता है वो। एक कार्बन को आप 5 दिखा लीजिए कि एक के ऊपर 5, ठीक है, ऐसे कुछ। अब यहां से क्या होगा, एक एगोस्टिक इंटरेक्शन करके हमने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट। इस आयरन की इस हाइड्रोजन के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगी, इसी को एगोस्टिक इंटरेक्शन करके हमने बोला था। तो ये वाला H यहां से आपका बाहर निकल के एंड इसके साथ ही जुड़ जाएगा। अगर ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये आपको देखना है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इस मेटल का इस प्रोटॉन के साथ यहां पे आपको एगोस्टिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो मेटल के ऊपर एक Fe मिलेगा, मतलब एक प्रोटॉन मिलेगा, तो वो सिर्फ इस ऑप्शन में नजर आ रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आयरन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 Cp लगे हुए हैं, तो ये 10 हो गया। एक हाइड्रोजन लगा हुआ था +1, और एक इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया -1। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स अब भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स अब भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है भाई। समझ में आ रही बात आपको। ये कहानी थी ऐसे कुछ। पहले ये बनता भाई, देखो है ना, इसकी रिएक्शन करवाते ये बनता, बट ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा। 8 और 5 13, 13 और 4 17, और एक कम कर दिया तो कितने हो जाते, 16 हो जाते, ठीक है। इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। इसी प्रकार आप इनको भी देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इस कॉम्प्लेक्स को भी देखोगे, आयरन का 8 है ना, 8 और 4 12, 12 और 4 16, और 16 में से भी 2 कम कर दिए भाई, है ना। 8 और 4 12 और 4 16, 16 में से 2 कर दिए 14। तो A, B, D ऑप्शन जो है ना, इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए भी आंसर नहीं होते। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता ऑप्शन नंबर सी। ये स्टूडेंट, ये आपका फ्लक्सोनोलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी शायद मैंने आपको पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन किया होगा, है ना। अमंग द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन शोइंग हाईएस्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ CO ऑन हीटिंग विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ PbH3, ठीक है। ये कह रहा है इनमें से किसके साथ रिएक्शन करवाएं, है ना, मतलब रेट हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट रेट। स्टूडेंट, यहां पे 2 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इसलिए इसका जो रेट होता है वो स्लो होता है। और एक होता है आपका एसोसिएशन मैकेनिज्म। एक आपका एसोसिएशन मैकेनिज्म होता है। एसोसिएशन मैकेनिज्म आपका जो बेसिकली क्या होता है, वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू डिसोसिएशन। तो यहां पे अगर कोई ऐसा लिगेंड, देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं आपका ऑप्शन नंबर किसको लेके चलता हूं। ऑप्शन देखो, ये जो चीज पॉसिबल हो सकती है वो इसमें भी पॉसिबल, इसमें भी पॉसिबल, और इसमें, इन तीनों में पॉसिबल हो सकती है। बट ये जो लिगेंड है वो अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली बात तो ये समझिएगा, ये चारों के चारों एसोसिएशन वाला मैकेनिज्म शो करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं मान लो इसी कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, Mn के पास 7 और 6 13 और +5 18, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले क्या करेगा स्टूडेंट, ये CO को हटाएगा, है ना, एक CO को हटाएगा ताकि ये 16 इलेक्ट्रॉन में आपका कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका एक CO हट गया यहां पे, ये eta5 है। अब ये 16 में आया। अब 16 में आने के बाद, है ना, 16 में आने का रीजन यही है कि ये आपका क्या शो कर क्या कर सकता है स्टूडेंट यहाँ पे, या फिर आप इसको 16 में भी मत लेके आओ चाहे, है ना। चलो एक बार रखते हैं ऐसे ही, ये रहा। अब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी PbH3 के साथ, और 16 वाला अगर शो करता है तो वो एसोसिएशन मैकेनिज्म होता है, वो फास्ट मैकेनिज्म होता है। तो ये जो सारे लिगेंड लगे हुए ना, ये अपनी मल्टीपल हेप्टासिटी शो कर सकते हैं। जैसे ये 5 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। ये लिगेंड भी ऐसा ही करता है स्टूडेंट, ये 5 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। बट इन तीनों से ये डिफरेंस कैसे है, इसमें रेजोनेंस का फिनोमिना आपको देखने को मिलता है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप से लाई करता है। अगर आप देखेंगे इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। अगर यहाँ पे आपका ज्यादा कॉन्जुगेशन है तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे जो इसकी
बेसिकली ये ज्यादा स्टेबलाइज रहता है भाई, ऐसे इसको समझा जा सकता है। ये मेटल के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से इसका जो फ्लक्सोनलिटी बिहेवियर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, है ना, इसीलिए। और ये भाई फ्लक्सोनलिटी शो करते हैं, डिफरेंट हैप्टासिटी शो करते हैं, इसीलिए ये आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करते हैं, और वो फास्ट होता है। सबसे ज्यादा फास्ट रेट होगा यहाँ पे डी वाले का। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भाई। नवंबर 2020 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक 26 नवंबर को और एक आपका 30 नवंबर को। एक दो जगह ही 30 नवंबर को हुआ था किसी रीजन की वजह से। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर CO एंड N2 लिगेंड। एक तो यहाँ पे जो CO लिगेंड लगा हुआ है और एक यहाँ पे आपका जो N2 लगा हुआ है। ये कह रहे हैं क्या N2 इज बोथ बेटर सिग्मा डोनर एंड बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। स्टूडेंट अगर आप पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी देखेंगे ना, CO का नंबर पहले नंबर पे आता है, तो CO जबरदस्त वाला पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है ना। तो ये कह रहा है N2 ज्यादा बेटर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। CO इज बेटर पाई एक्सेप्टर, बिल्कुल सही बात है, बट पुअर सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर भी काफी अच्छा होता है भाई। CO सिग्मा डोनर भी काफी अच्छा होता है और पाई एक्सेप्टर भी अच्छा होता है एज कंपेयर टू N2। तो यहाँ पे जो CO है इज बोथ बेटर सिग्मा डोनर एंड बेटर पाई एक्सेप्टर लिगेंड देन N2। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं भाई। ये देखिए रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये भी नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग डाइवेलेंट मेटल आयंस। डाइवेलेंट वर्ड यूज किया गया भाई एक तो इनमें से डाइवेलेंट कौन हो सकता है? Mn मोस्ट कॉमनली आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है Mn, है ना। आई बात समझ में? चलो कोई बात नहीं, उसके बाद देखते हैं। डाइवेलेंट मेटल आयंस विच फॉर्म पॉलीमेरिक कंपाउंड व्हेन लिगेंड यूज्ड इज दिस। जब हम Cp को एज अ लिगेंड के तौर पे यूज करते हैं तो इनमें से कौन सी जो आपका डाइवेलेंट मेटल आयन होगा जो पॉलीमेरिक कंपाउंड बनाएगा? तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट Mn जो होता है इसके साथ मिलकर आपका पॉलीमेरिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3। रेफरेंस बेस्ड चीजें हैं, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, याद रखना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भाई। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। इन सॉल्यूशन वास्काज कॉम्प्लेक्स O2 बाइंड करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन द प्रोडक्ट स्टूडेंट दिस इज, ये जो वास्का कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे IR होता है, CO होता है ना, 2 PR3 होते हैं यहाँ पे, PP जो भी होंगे आपका ये PR3 टाइप के, और एक यहाँ पे आपका क्लोरीन होता है, एक आपका क्लोरीन होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको यहाँ पे 4 नजर आ रहा होगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ, तो कह रहा जी क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये है, ये O2 यहाँ पे आपका जाके ऐड हो जाएगा और O2 नॉन पोलर टाइप का हो गया, इसलिए ये आपका कुछ इस टाइप से ही ऐड होगा, सिस टाइप से। इसको आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, सिस टाइप से ऐड होगा ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भाई क्लोरीन को दिखा देंगे, यहाँ CO को दिखा दो, मतलब जो जहां था वो उसको वैसा आप दिखा सकते हैं। ये आपका PR3 आ गया और ये आपका PR3 आ गया, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ये बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 18, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, क्योंकि ये पेरोक्साइड टाइप से आता है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। तो दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये आपका एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन का। तो ये कह रहा है आप बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी प्रोडक्ट की, तो +3 होगी, ठीक है, इसलिए इसको हटा देते, इसलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे भी +3 नजर आ रहा है, +3 नजर आ रहा है। अब ये कह रहा है ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री पक्का ही आपका ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री होगी भाई, ऑक्टाहेड्रॉन। और ये जो दोनों OH है ना, ये एक ही साइड से आएंगे, इसलिए इसे हम साइड ऑन क्या बोलते हैं, साइड ऑन बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड ऑन बेंडिंग इसको बोला जाता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिएगा, ये सारी चीजें आपको लेक्चर्स में काफी अच्छे से पढ़ाई गई है।
ए वाला कॉम्प्लेक्स ये है और बी वाला कॉम्प्लेक्स ये है। आपको ये बताना है कि कौन कैसा बनेगा। देखिए स्टूडेंट, अगेन अगर हम बात करें, ये OSCO का 3ppH3, दिस इज O 8 और 6 14, ये रहा, एंड ये 18 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स है, ये कोई बात नहीं है। तो यहां पे क्या किया गया स्टूडेंट, देखिएगा पहले क्या हुआ होगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे एक CO को बाहर निकालिए ताकि ये क्या बनाए, ये OS। एक CO को हमने बाहर निकाल दिया, एक CO, दूसरा CO, ये आपका PPH3 आ गया, ये आपका PPH3 आ गया। ठीक है, अब ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन चुका है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ, मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन करवाया उसी पैटर्न का क्वेश्चन ये भी बनेगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास ये जो बाइंडिंग एडेंडा बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे एडेंडा, जो ये ऐड होता है ना यहाँ पे, ये अगर नॉन पोलर है तो सिस प्रोडक्ट बनता है, अगर ये पोलर है लाइक दैट CH3I तो फिर ट्रांस प्रोडक्ट आपको मिलता है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। तो Br2 नॉन पोलर है तो यहां पे आपको सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, है ना। Br2 नॉन पोलर है इसलिए आपको, दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, तो आपको सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहां पे भी सिस है और यहां पे भी सिस है। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे PET का थ्राइस, PET का थ्राइस जो है ना वो पोलर कंपाउंड होता है ना, ये आपका पोलर कंपाउंड होता है। अगर ये पोलर कंपाउंड है तो ये लाइक दैट ट्रांस टाइप से ऐड होता है, लाइक दैट ट्रांस टाइप से ऐड होता है। बट यहां पे अगर आप देखेंगे ये 3 लिगेंड A टाइप के, 3 लिगेंड B टाइप के। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये फेसियल बनेगा या मैरिडोनियल बनेगा, ये फेसियल या मैरिडोनियल। तो जो फेसियल होता है उसको आप लाइक दैट सिस टाइप का बोल सकते हैं, और मैरिडोनियल जो होता है उसे आप ट्रांस टाइप का बोल सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट ये नहीं होगा। यहां पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बनाएगा मैरिडोनियल प्रोडक्ट और ये आपका बनाएगा सिस प्रोडक्ट। दिस इज रिलेटेड टू, ये जो आपका है, दिस इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन आ गया भाई, वही क्वेश्चन है, ये बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है और काफी बार हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ये कह रहा है eta5C5H5Fe दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ सॉल्यूशन एज 1:1 मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिस और ट्रांस आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट 28 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट। ये आपका Fe हो गया और ये मान लेते हैं कि आपका Fe हो गया। अब ये कह रहे हैं भाई एक यहां पे देखो, ये 2 है इसका पूरे का, ठीक है रहा, ठीक है। और मान लेते हैं भाई एक CO हमने यहां लगाया हुआ है, 4 CO लगेंगे टोटल इसमें, और एक CO हमने यहां लगाया हुआ है, और शायद एक CO यहां बीच में, 2 CO यहां बीच में आते होंगे, है ना। वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो ये कह रहा है बेसिकली, इनका कहने का मेन पर्पज क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो CP और CP ये आपका ट्रांस टाइप पे लगे हुए हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका ट्रांस टाइप पे लगे हुए हैं। यहाँ पे भाई मेटल मेटल का बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं, बस यहाँ मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको बता रहा हूँ। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या कि आप इसे सिस बना सकते हैं। सिस कैसे बनेगा, अगर आपने यहां से इसको हटा के देखिएगा, ये वाला जो ग्रुप है अगर आपने यहां पे लगा दिया होगा, ये ग्रुप यहां लगाया और CO को आपने यहां लगाया, अब ये क्या बन रहा है, अब ये सिस बन रहा है। तो ये कह रहे हैं भाई, ये देखो ये कह रहा है कि 1:1 में ये सिस ट्रांस आइसोमर में एग्जिस्ट करता है। अब ये कह रहा है एट 28 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट रूम टेम्परेचर, गर्मी में जो फैन है वो एक जैसा ही दिखाई देता है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देखेंगे, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो ये जो सिस ट्रांस है ना, ये आपका इंटर कन्वर्टेबल है, ट्रांसिस सिस ट्रांसिस ट्रांसटिस। तो आपको एग्जैक्ट क्या देखेगा, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे एक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे एक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अगर ये एक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी ना स्टूडेंट, है ना, तो ये आप देखिएगा 1H NMR में ये यहां जितने प्रोटॉन है, यहां जितने प्रोटॉन है, यहां जितने प्रोटॉन है, ये सारे के सारे एक जैसे होंगे।
तो 20 के 20 प्रोटॉन जो दिख रहे हैं, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, इन सभी का आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। रूम टेम्परेचर पे ऐसा होगा। अगर आप बहुत ही माइनस टेम्परेचर की बात करेंगे, -80 डिग्री, -120 डिग्री, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग, तो कहानी फिर अलग बनेगी। फिलहाल अगर आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर या 28 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, सिस ट्रांस में कन्वर्ट होगा और सभी के सभी का आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। इसलिए 1 सिंगलेट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? 1 सिंगलेट इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्टूडेंट, ऐसा इसके लिए भी मैं आपको लास्ट क्लास में भी ट्रिक बता चुका हूं। इस क्वेश्चन के लिए ये कह रहा जी, सबसे पहला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो है आपका पीटी, है ना, पीटी। उसके बाद यहाँ पे पीटी के साथ लगा हुआ बीआर, एक लगा हुआ है सीएल, एक ये कह रहा जी PME3 का, और एक है PME3। स्टूडेंट, अब ये कह रहा है ये आपका कंपाउंड ए है और इसके दो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड ए के दो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका सिस वाला आइसोमर है स्टूडेंट, और इसी का जो ट्रांस आइसोमर है वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये आपका पीटी आ गया। ये अगर मैं एक Me3 को यहां लगा दूं और दूसरा Me3 को मैं यहां लगा दूं, ये आपका क्लोरीन आ गया और ये आपका ब्रोमीन आ गया। दिस इज ट्रांस। ये क्या आपका ट्रांस। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें P31 NMR के सिग्नल बताने कितने होंगे। P देखो यारा, द नंबर ऑफ P31 रेजोनेंस सिग्नल्स क्या क्या होंगे। तो ए में बताना भाई, आइसोमर, एक आइसोमर ऐसा है, देखो अगर मैं बात करता हूं इसकी, इस PME3 को, इस फॉस्फोरस को क्या दिखाई दे रहा है? Br। इसको Br दिखाई दे रहा है और इसको क्या दिखाई दे रहा है? इसको क्लोरीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये अपना अलग सिग्नल देगा और ये अपना अलग सिग्नल देगा। तो यहां पे जो सिस वाला प्रोडक्ट होता है उसके P31 के दो सिग्नल आएंगे। और यहां पे एक बात लिखी हुई है कि आपको ना तो प्लेटिनम के साथ कपलिंग करवानी, ना ही 1H NMR के साथ कपलिंग करवानी। नॉर्मल देख के बताओ इनका आपस में। तो ये अपना अलग सिग्नल देगा क्योंकि इसको Br दिखाई दे रहा है, इसको केमिकल इन्वायरमेंट दोनों का अलग अलग। सिस वाला दो आपको सिग्नल देगा। अब यहां देखना, इस PME3 को क्या दिखाई दे रहा है? इसके लेफ्ट हैंड पे Br, मतलब यहां पे क्लोरीन, इसको Br और क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इसको भी Br और क्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों एक टाइप का ही सिग्नल देंगे, ये दोनों एक टाइप का ही सिग्नल देंगे। तो स्टूडेंट, जो ए कंपाउंड आपको नजर आ रहा है उसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं, एक सिस और एक ट्रांस। सिस वाला दो सिग्नल शो करेगा और ट्रांस वाले का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, इसलिए वो एक सिग्नल शो करेगा। इसलिए इस ऑप्शन को हटा दो। यहां ये बोल रहा है कि 1 और ये बोल रहा है 1, हटाइए इसको। और ये बोल रहा है 1 और 2 ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी यहां पे गलत हो गया। ये कह रहा है पहले वाला भी 2 शो करेगा और दूसरे वाला भी 2 शो करेगा, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, एक एक करेगा, एक 2 करेगा, ये बात बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आती है। तो हमारा आंसर या तो 2 आएगा या 4 आएगा, है ना, या 2 आएगा या 4 आएगा। अब आगे बढ़ते भाई। अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है IrCl3 और PME3 का थ्राइस। दिस इज लाइक दैट Ma3B3। तो इसमें दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं स्टूडेंट। एक होती है मैरिडोनियल, एक इसकी मैरिडोनियल फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है और एक इसकी फेशियल फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ट्रिक बताई थी। MR का M आ गया ना, इसका मतलब यहां पे क्या देखने को मिलेंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट, यहां पे P31 की बात कर रहा है ना, P31 वो IR के आते हैं भाई। वो जो ट्रिक है ना वो IR बैंड्स के लिए होती है भाई। यहां मत अप्लाई कर देना M को देख के भाई, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। ये फेशियल, इसको देख के। अब इसको कुछ ऐसे समझाया जाता है स्टूडेंट, अगर आप फेशियल की बात करते हैं तो इसकी कुछ इस टाइप से आपका देखने को मिलेगी फेशियल में कहानी। फेशियल में इसको आप ऐसे कुछ दिखा सकते हैं। तो फेशियल में क्या दिखाया जाता है, ऐसा कुछ स्टार बनाना होता है। तो एक फास्फोरस आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक फास्फोरस आपको यहां दिखाई दे रहा है और एक फास्फोरस आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो देखो, अगर आप इनका केमिकल इन्वायरमेंट देखेंगे, तीनों फास्फोरस का वो एक जैसा है, इसलिए फेशियल में आपको एक सिग्नल देखने को मिलता है ना। अगर आपके पास Ma3B3 टाइप का कंपाउंड हो तो फेशियल वाला एक सिग्नल शो करेगा और मैरिडोनियल वाला 2 शो करता है। मैरिडोनियल वाला 2 शो करता है। तो यहां पे कह रहे हैं जी एक 1 शो करेगा और एक 2 शो करेगा। बिल्कुल सही बात है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप डी ऑप्शन में देखेंगे, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए तो सही था, बट कॉम्प्लेक्स 2 में वो गड़बड़ कर रहा है। वो कह रहा है दोनों आइसोमर जो होंगे वो 2 आइसोमर शो करेंगे,
नहीं स्टूडेंट, जो फेशियल वाला होता है वो 1 करता है और मेरिडोनियल वाला 2 करता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका डीएमजी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, डीएमजी रूल से, और ये दिसंबर 2019 की पहली शिफ्ट में भी पूछा और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा, ठीक है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ H नेगेटिव ऑन, देखिए सबसे पहले वो इवन, जहां पे इवन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स, वहां पे अटैक करता है, ये चीज देखनी है। ओड और इवन के कंपैरिजन में कहां पे, इवन पे अटैक करता है। और ओपन और क्लोज, एक मान लो कि दोनों इवन है लेकिन एक ओपन है और एक क्लोज है, तो वो कहां पे अटैक करता है, ओपन वाले पे अटैक करता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये इवन है, बिल्कुल सही बात है। ये ओड है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये ओड है, और यहां पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये इवन है। लेकिन स्टूडेंट देखो, ठीक है, अब इस यहां तो अटैक होने वाला नहीं है H नेगेटिव का। अब ये इवन होने के साथ साथ ये पूरी क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, और ये इवन होने के साथ साथ ओपन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले H नेगेटिव का अटैक होगा इस जगह, सबसे पहले H नेगेटिव का अटैक होगा इस जगह। ए में बेंजीन रिंग पे अटैक करवाया, हटा दीजिए। बी में अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बी में वहीं पे अटैक करवाया है जहां हमें चाहिए था, यानी कि यहां पे, यहीं पे अटैक हुआ। जो भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे भाई, ईटा 3 रह गया ये, और ये आपका एक CH3 बाहर निकल गया। यहां पे किस पे अटैक करवा दिया, इस पे ओड पे, इसलिए हटा दीजिए। यहां पे भी ओड पे अटैक करवा दिया, इसलिए हटा दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा स्टूडेंट, ये दिसंबर 2019 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज नॉट फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अगेन दिस इज ओड, दिस इज इवन, और ये भी इवन है, ये इवन ओपन वाला है, और ये इवन क्लोज वाला है। तो H नेगेटिव का अटैक कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, बट इसमें कहां अटैक करवा दिया, इस ओड पे अटैक करवा दिया। इसका मतलब दिस इज नॉट फिजिबल, इसका मतलब क्या आएगा, दिस इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। यहां देखिएगा, ये आपका इवन नजर आ रहा है, ये आपका ओड नजर आ रहा है, इसका मतलब यहां अटैक होना चाहिए, यहीं अटैक करवाया गया है, ये रिएक्शन फिजिबल है। ये भी ओड है और ये भी ओड है, लेकिन ये वाली पूरी रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, और ये वाली ओपन स्ट्रक्चर है। कहां अटैक होगा, यहां पे, तो ये देख सकते हैं यहीं पे अटैक हुआ है, इसका मतलब ये भी फिजिबल है। अब अगर यहां पे बात करें, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और ये भी ओड है। ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है, और ये आपका क्लोज है। कहां अटैक होगा, यहां, तो आप देख सकते हैं यहीं अटैक हुआ है, तो डी इज ऑल्सो फिजिबल, डी वाली रिएक्शन भी फिजिबल है। ए आपका फिजिबल नहीं है, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, डीएमजी रूल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो, वहां पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे बात करते हैं आपका मेटल कार्बन का डिस्टेंस क्या रहेगा। स्टूडेंट याद है आपको, इसके पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं आपका 20 इलेक्ट्रॉन, हाँ 18, इसके पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास होते हैं आपका 20 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो, या मैंने आज की क्लास में भी वो पैटर्न आपको बना के दिखाया था अभी थोड़ी सी देर पहले, वो कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है ना। इसको हम इजी बोलते हैं, इजी, इसको हम A1G बोलते हैं, और इसको हम इजी स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला बोलते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल किए जा चुके हैं, उसके बाद देखिएगा, है ना, उसके बाद आपका 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 18 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। 19 में देखो, अब ये बॉन्डिंग वाले थे सब, ये है ना। अब यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 19 पे गए, इजी स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और जैसे ही 20 में गए तो सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर आप एंटी बॉन्डिंग में, है ना, अगर आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है,
अगर आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर को कम कर रहे हैं, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहां एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, यहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला भी आपका पूछा जा चुका है इसके रिगार्डिंग, वो मैंने बताया था। इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी सिंपल क्वेश्चन। Fe का इलेक्ट्रॉन काउंट देखिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 मेटल लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू में 14। और देखो जब भी आपका मेटल 5 या 5 से ज्यादा हो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट 5 लेना है ना। क्या कह रहा हूं, जब भी आपका मेटल 5 या 5 से ज्यादा हो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 5। अगर 5 से कम हो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 3, ठीक है। इसलिए 5 लेंगे और प्लस में आपका एक नेगेटिव तो प्लस में 1, तो ये हो गया जी 40 और 28, 40 और 74 बनेगा। ये क्या बनेगा भाई, 74। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है जी, यहां पे हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस में 12n और डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से। ये किसके इक्वल आता है, n प्लस एक्स के। अगर इस n प्लस यहां पे x की वैल्यू 1 आ गई 1, तो ये बन जाएगा क्लोजो। अगर x की वैल्यू 2 आ जाए तो ये बन जाएगा नीडो, x की वैल्यू 3 आ जाए ये बन जाएगा अराकानो। तो ये तो हमें पता लग गया 74 है ना, माइनस 12 इंटू में n। इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ मेटल से, इससे नंबर ऑफ मेटल से 5 है, इसको डिवाइड किया 2 से, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये 40, ये 7 आ जाएगा 7। तो ये देखो 7, मेटल कितनी है 5 है ना, मेटल कितनी है 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो ही आपका क्या आएगा 7। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, और x की वैल्यू 2 होने का मतलब है दिस इज नीडो। तो ये जो क्लस्टर है ये आपका नीडो टाइप का होगा, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसलिए इसको हटा दीजिए। यहां पे भी नीडो दिखाई दे रहा है और यहां पे भी नीडो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे आपका कोबाल्ट आ गया, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 54 आ जाएगा, प्लस में 26 80 आ जाएगा, और प्लस में 5 और प्लस में 1। यहां पे 86 आ रहा है इलेक्ट्रॉन काउंट, 86 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आ गए 86। तो यहां पे भी फार्मूला लगाइए, 86 माइनस में 12 इंटू 6। अब यहाँ पे 6 इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे 6 मेटल है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये 72, और ये आएगा जी आपका 74 ही आएगा ना यहाँ पे भी, यस। यहाँ पे भी आपका ये 14 आएगा, और 14 को जब डिवाइड करते हैं आप 2 से तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे n 6 है तो ये बन गया n+1। ये क्या बन गया n+1। और अगर आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाती है, दैट इज क्लोजो क्लस्टर, दैट इज क्लोजो क्लस्टर। तो ये निडो नहीं होगा, ये आपका क्लोजो होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, यस, इस पे वो हमारी ट्रिक काम करेगी। ये फेशियल आ गया, यहाँ पे आपसे CO के IR बैंड्स पूछे हैं। अगर ये फेशियल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ का होता है 6, -1 और -3, तो कितने आएंगे यहाँ पे 2। ये मैंने जस्ट ट्रिक बना रखी है याद रखने के लिए 2। और यहाँ पे तो फेशियल के अंदर होते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ 1 दिख रहा है इसलिए इसको हटा दो, यहाँ 3 दिख रहा है इसलिए इसको हटा दो, यहाँ 2 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ 2 दिख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट ये आपका आ गया ट्रांस, है ना। अगर ये आपका ट्रांस टाइप का है, देखना इसकी स्ट्रक्चर को बना के कैसे बनेगा। ये आपका मोलिब्डेनियम, तो PPH3 एंड PPH3, ये आ गए जी ट्रांसपोजिशन पे, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO, देख लो। अब सभी का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, तो ये चारों के चारों CO आपको एक सिग्नल शो करेंगे, एक ही सिग्नल आएगा इसका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर ये ट्रांस है तो ऐसा है, अगर ये ट्रांस है तो ये चारों के चारों CO का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, इसलिए ये एक ही सिग्नल शो करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप इन द कैटालिटिक सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय मोनसेंटो प्रोसेस। तो स्टूडेंट मोनसेंटो प्रोसेस में आपसे आरडीएस पूछ रहे हैं कि रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप क्या होता है मोनसेंटो प्रोसेस में। तो स्टूडेंट ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला स्टेप होता है ना, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3 टू दिस, यही वाला जो स्टेप है वो आपका आरडीएस होता है। यही वाला जो स्टेप है वो आपका आरडीएस होता है। आइए मैं आपको इसका कुछ रेफरेंस दिखा देता हूं, है ना। सब चीजों के रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, सारी चीजें आपको काफी डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो अब यहां से आप समझ सकते हैं मोनसेंटो प्रोसेस की बात यहां पे की जा रही है। देखिएगा, ये तो वेक्टर प्रोसेस आ गया भाई। वेक्टर प्रोसेस के भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो ये रहा आपका मोनसेंटो प्रोसेस। मोनसेंटो प्रोसेस में अब अगर आप ये पूरा मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये पूरा कैटालिटिक साइकिल देख रहे हैं, देखो देखो RHCOCOI। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो MEI3 है ना, ये आपका ऐड होता है इस पे इस तरीके से, और ये देखो ट्रांस ऐड होगा। क्यों? क्योंकि MI जो है MEI मिथाइल आयोडाइड पोलार नेचर का होता है, इसलिए ट्रांस ऐड होगा। और यही जो स्टेप है ना, इसके अंदर RHCO का ट्वाइस और I का ट्वाइस, इसमें जो ये MEI ऐड होता है, यही ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला स्टेप इस रिएक्शन का रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। इसीलिए मैंने आपको यहां पे बताया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया जो ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला स्टेप होता है CH3I का, इसके अंदर वही आपका रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा, ये भी आपका भाई, ये क्वेश्चन जो है ये आपका दिसंबर 2019 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। मोलिब्डेनम यानी कि क्रोमियम के नीचे आता है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक CN, देखो स्टूडेंट यहाँ पे CN नेगेटिव होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 होता है, 6 हो गया, और 4 और ऐड कर दीजिए, 4 और ऐड कर दीजिए, तो ये तो 16 इलेक्ट्रॉन रह गया भाई। देखिए CN के ऊपर -1 होता है, और न्यूट्रल एटम मेथड से ही मैं ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, और वहां पे आपको ये बात पढ़ाई जाती है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। तो ये तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसलिए जहां पे R आ रहा है जैसे इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर होने वाला है नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है नहीं। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं स्टूडेंट, ये आपका क्रोमियम, क्रोमियम का 6 हो गया, यहां पे NO है, NO। अब NO की दो चीजें पॉसिबल हो सकती है। एक NO अगर +1 है तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, अगर NO -1 है तो इलेक्ट्रॉन काउंट आपका कितना होता है, उसका 1 होता है। तो 1 से तो कुछ बात बनेगी नहीं, इसको आप 3 मान के चलिए कि ये NO पॉजिटिव है, लीनियर है, और लीनियर है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो अप करेगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो यहां पे देखिए भाई क्या वो आपका आएगा, और P इसमें ऑलरेडी आ ही गया, तो इसको हटा दीजिए, यहां पे C इज द करेक्ट आंसर। P और Q ये दोनों के दोनों ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, P और Q। इसका भी अगर आप निकालना चाहते हैं निकाल लेना भाई, है ना। कैसे? Fe 2 हो गए, तो 1 का 8 होता है, 2 का 16, और प्लस में 18 यहां पे आपका क्या हो जाते हैं, 18 ये हो गए, और +2 और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हुआ ये ना, +2 और, ये 2 कहां के ऐड किए, यहाँ आयरन आयरन के बीच में आपका एक बॉन्ड होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसका कैसे पता लगेगा, स्ट्रक्चर देख के पता लगेगा। इसको डिवाइड कर देना 2 से, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 36, ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो क्या आएगा, P एंड Q दोनों आपका यहाँ पे फॉलो अप करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 ये भी आपका दिसंबर 2019 की सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन आइसो स्ट्रक्चरल होगा इसके साथ, है ना। ये टोटली रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आप बता पाएंगे, वरना नहीं। स्टूडेंट अगर आप बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट सभी में सेम है, चाहे, क्योंकि सारे क्या है, आयरन फैमिली के ही है, FeRuOs, ये एक ही फैमिली के, तो इलेक्ट्रॉन काउंट सभी में सेम है। बट ये पूछ रहा आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा होगा। स्टूडेंट P की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप इंटरनेट कर लीजिएगा, इस चीज को मिल जाएगी आपको, इसकी डिफरेंट होती है, OS3CO12 से डिफरेंट होती है, तो P नहीं आएगा। P नहीं आएगा इसका मतलब इसको हटा देते हैं, और P नहीं आएगा इसका मतलब इसको हटा देते हैं।
R और S फिक्स हो चुका है कि यहां पे भी है, और R और S फिक्स हो चुका है कि यहां पे भी है। ठीक है, तो आपका क्या नहीं आने वाला, ये P तो आएगा ही नहीं। अब आपको देखना चाहिए कौन सा आएगा इन दोनों में से कौन सा। तो स्टूडेंट ये देखा गया है कि इसमें अगर आप देखेंगे ये R और S जो होता आपका, ये वाला R और ये वाला S, ये इसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं। क्या वो भी आपका आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होता? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया गया था बी। रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। आगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं कि ये वाला इसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल रहेंगे। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अब हम जून 2019 के पे आ गए भाई। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 जून 2019 का, तो यहां पे क्या बोला गया, आर यू के 6 हैं, तो आर यू कहां था, 8 की मल्टीप्लाई 6 से। कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट 4 होता है, और 17 यहां पे आपका सीओ लगे हुए हैं, दैट इज आपका 34। अगर आप इसको ऐड करेंगे 48 और 4 52, 52 में इतने ऐड करेंगे तो 86। पहली चीज यही पूछी थी यहाँ पे। और वैसे भी अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ए बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये 86 इलेक्ट्रॉन क्लस्टर है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे किस टाइप का होगा, 86 माइनस में 12 इंटू में 6, क्योंकि 6 मेटल है, और डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो ये आपका आएगा 72, 14, ये 7 आएगा। और 7 का मतलब मेटल यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब 1, यानी कि यहाँ पे n+1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज n+1 आ रहा है ना। n+1 आने का मतलब ये होता है वो क्लोजो टाइप का। ए और बी सभी ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, अब दूसरी बात आपसे पूछ रहा है, इट शेप इज कैप्ड स्क्वायर पिरामिड, क्या इसकी जो शेप है वो कैप्ड स्क्वायर पिरामिड होगी? स्टूडेंट, अगर आपके पास मेटल में 6 मेटल है, हेक्सा न्यूक्लियर क्लस्टर है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 86 आ जाए, है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट 86 आ जाए, तो वो आपका ओक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर होती है, वो आपका कैप्ड स्क्वायर पिरामिड नहीं होती। ठीक है, तो सी नहीं आएगा। अगर सी नहीं आएगा, इस ऑप्शन को हटा देते हैं और इस ऑप्शन को हटा देते हैं। अब आएगा ए, बी या फिर डी। स्टूडेंट, ये डी बिल्कुल सही आएगा इसका। कार्बन इंटरेक्ट्स विद ऑल दी आर यू सेंटर इन द क्लस्टर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस क्लस्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि कार्बन सभी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका इसको हटा देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यस, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, आइसोलोबल एनालॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपसे बोला गया ये वाला किसके साथ आइसोलोबल होगा? तो आयरन के पास होते हैं 8, 2 CO का मतलब 4, 1 PPH3 का मतलब 2, और 1 नेगेटिव का मतलब 1, 12 और 3 6। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 15 आ रहा है ना। 12 और 3 15 होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन वाला 5 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ आइसोलेबल हो सकता है, लेकिन आपको वहां पे रेफरेंस ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट भी लगाना होता है। अगर आप देखेंगे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 2 होते हैं आपका हाइड्रोजन के पास, और +1 का मतलब है 1 माइनस कर दो, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको देखेंगे कि 5 15 वाला 5 के साथ होता है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, और अपने घर पे आ जाएंगे, खुशी मनाएंगे, पेपर बहुत अच्छा हो गया, बट उनको मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। कैसे, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। ये 4 हो गए, 4, ये 1 5 हो गए, 1 नेगेटिव का मतलब ये 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। 15 वाला 5 के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें आपका 4 आ गए, 4 और 3 7, तो 7 वाला भी नहीं हो सकता 15 के साथ। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये है आपका 4 और ये है एक आपका 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी 5 इलेक्ट्रॉन, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसकी जो रेफरेंस ज्योमेट्री है वो होती है आपका ML6 टाइप की, ML6 टाइप की। तो ये देखो, अपने रेफरेंस ज्योमेट्री से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कम है, 3 कम है। कितना, 3 कम। और इसकी जो रेफरेंस ज्योमेट्री होती है वो होती है CH4। ये अपनी रेफरेंस ज्योमेट्री से कितना कम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 होना चाहिए था, होता यहाँ पे है 1, 3 कम है। 6 होना चाहिए था, कितना है यहाँ पे, 3 है, 3 कम है। लेकिन अगर आप ए को देखेंगे, ये अपनी रेफरेंस ज्योमेट्री CH4 से सिर्फ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। इसीलिए स्टूडेंट देखो, इलेक्ट्रॉन काउंट दोनों में सेम थे, बट गड़बड़ किसकी थी,
रेफरेंस ज्योमेट्री वाली देखनी थी। ये आपका मैच कर रहा है रेफरेंस ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और ये नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका आइसोलोबल स्पीसीज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आइसोलोबल स्पीसीज नहीं होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और एग्जामिनर ने ना ऑप्शन भी ऐसा बना के दिया है ना कि आप इसमें गड़बड़ मतलब पहले ही टिक करें, तो ध्यान दीजिएगा भाई ऐसे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुंच गए हैं, जून 2019 का। द डोनर मोड ऑफ एनओ लिगेंड डिपेंड्स ऑन मेटल, मेटल पे डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आपको बताना भाई, ये भी काफी हद तक मैं कहूंगा रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की। आपको इनकी स्ट्रक्चर पता नहीं होगी ना जब तक नहीं बता पाओगे कुछ भी। द कॉम्प्लेक्सेस दैट डू नॉट बेंट एनओ कोऑर्डिनेशन मोड, मतलब एनओ बेंट ना हो, एनओ लीनियर हो, वो बताओ जी क्या है। एनओ लीनियर जहां पे होगा वो आपको बताना है, यहां +1 लगा हुआ है। देखो अगर मैं बात करता हूं आई आर का 9 हो गया, एक क्लोरीन का 10 हो गया, एक सीओ का 2 हो गया, एक 2 PPH3 का कितना हो गया 4 हो गया। देखो अब यहां पे कितना है 10 और यही बात है ना 16, ठीक है ना 16, और एक इसके ऊपर पॉजिटिव लगाओ इसलिए -1 कर दो, एक इसके ऊपर पॉजिटिव लगाओ इसलिए -1 कर दो, तो कितना हो गया 1 से 1 कैंसिल हो गया। और जब आपने इसमें ऐड, ये 15 आ गया जी 15, ये क्या आ गया 15 इलेक्ट्रॉन काउंट। अब देखो अगर आप इसको देखते हैं यहां पे ये बोला गया कि एनओ लीनियर हो, वो ऑप्शन आपको बताने हैं जहां पे एनओ लीनियर हो। स्टूडेंट ये देखिए ये जो आईआर है ना, और यहां पे देखो 1 2 3 और 4 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। और जो आईआर बेसिकली क्या बनाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ना ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो यहां देखो अगर मैं सिर्फ एनओ का इलेक्ट्रॉन काउंट छोड़ देता हूं तो मुझे 15 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन काउंट 1 होने का मतलब है एनओ नेगेटिव होना, एनओ का बेंट होना, एनओ का बेंट होना। तो ऑप्शन फर्स्ट में एनओ बेंट फॉर्म में होगा। बट एग्जामिनर ने ये पूछा बेंट फॉर्म में ना हो वो बताओ, बेंट फॉर्म में ना हो वो बताओ। इसका मतलब यहां तो बेंट फॉर्म में है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ए तो करेक्ट आंसर होने वाला नहीं है क्योंकि यहां पे ए दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पे बी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो आर यू इसमें देखो एक तो 1 और 2 3 और 2 5, यहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट 5 आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट सॉरी यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है। तो 5 वाला 16 तो जा नहीं सकता, ऑब्वियसली वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ठीक है देखते हैं यहां पे आर यू के पास कितने हो गए भाई आपका 8, एक क्लोरीन 9, दो PPH3 लगे हुए हैं 4, और एक पॉजिटिव लगाओ इसलिए -1, और बाकी को मैं खाली छोड़ देता हूं। ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा भाई। अब देखना यहां पे -1 से ये वाला कैंसिल, 12 क्या आ गए 12। अब मुझे चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं 12, अच्छा ये भी 16 को ही करता है भाई, सॉरी आर यू आ गया ना, आर यू भाई जो ये होते हैं ना FERUOS, ये बेसिकली ये भी यही करेगा भाई। तो यहां पे मुझे चाहिए कितना आ रहा था 8 और 4 12, तो यहां पे 2 NO लगे हुए हैं, 8 और 4 12, और यहां पे अब मेरे को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन पता कैसे मिलेंगे भाई, ये भी 16 को फॉलो करेगा स्टूडेंट, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ही फॉलो करता है ये भी, ये और ये पता होना चाहिए भाई, वही मैंने आपको कहा थोड़ा सा रेफरेंस पे। अगर आपको 4 चाहिए तो इसका मतलब एक NO यहां पे पॉजिटिव रहा होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन काउंट 3 देगा, और एक NO यहां पे नेगेटिव रहा होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन काउंट 1 देगा। अगर आप इसको समझ गए इसका मतलब यहां पे NO किस में है, एक NO यहां पे ऐसा है जो बेंट फॉर्म में है। तो बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पे बी ओनली दिया होता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब देखो यहां पे डी कंफर्म हो गया है कि डी में पक्का ही आप देखेंगे जो NO है वो आपका बेंट फॉर्म में नहीं है। कैसे आइए देखते हैं। क्रोमियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 6, 5 CN का मतलब 5 ऐड कर देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 3 नेगेटिव का मतलब है 3 ऐड कर दो 11, और ये अब हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितने चाहिए, अब हमें
यहाँ पे कितने चाहिए, 6 और 5 11, 11 और 3 14। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन ये अपना यहाँ पे NO पॉजिटिव होगा और NO पॉजिटिव होगा, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन काउंट शो करेगा, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये बनता है भाई। तो यहाँ पे ये पक्का ही NO पॉजिटिव होगा, NO पॉजिटिव होता है, ये NO लीनियर फॉर्म में होता है यहाँ, ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, यहां पे भी जो आपका NO आएगा ना, वो आपका बेंट फॉर्म में ही आता है। आप ट्राई करके देखिएगा, वो बेंट फॉर्म में आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं आपको इस वाले कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए, तो ये कोबाल्ट हो गया और यहाँ पे देखो 2 लगे हुए DIARS, इन्होंने बताया भी है कि ये क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे आपको ये जो 2 ME नजर आ रहे हैं इसके साथ, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये रहा। इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे AS, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, AS का ट्वाइस। और अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 2 ME लगे हुए हैं इसके साथ, ये रहा 2 ME यहां लगे हुए इसके साथ। तो ये बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, ये यहां से डोनेट करेगा, ये यहां से डोनेट करेगा, ठीक है। सेम आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे AS एंड AS, क्योंकि ये 2 लगे हुए हैं, तो ये यहां से डोनेट करेगा, ये यहां से डोनेट करेगा। समझ में आ रही है ना बात आपको, पूरी पूरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई। ये ME लगा हुआ है, यहां ME लगा हुआ है, यहां ME लगा हुआ है और यहां ME लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ और क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है यहाँ पे NCS और एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है NO, और इस पूरे पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब आप देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये बेंड कैसे। कोबाल्ट के पास 9 होते हैं, ठीक है, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, नहीं एक मिनट रुकिएगा, AS अगर AS3 होता ना, तब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता 2, लेकिन ये AS ये है आपका, अच्छा ठीक तो है, AS ठीक है 4, तो 2 2 2 2 8 17 हो गए, 17, और एक इसका हो गया 18, और एक माइनस कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो कितना रह गया 17। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है NO नेगेटिव से, और NO नेगेटिव होने का मतलब है बेंट फॉर्म। क्या, बेंट फॉर्म। इसलिए C भी आपका, C में भी जो NO है वो बेंट फॉर्म में होता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ D ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे NO आपको लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, रेफरेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस आपका दिया हुआ मिजलर की बुक का। क्वेश्चन नंबर 26 पे अब हम आ गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है आज की क्लास का, वो ये कह रहा है कि भाई आपने ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वास्का कॉम्प्लेक्स टाइप से है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपका IR, यहाँ पे आपका लगा हुआ PPH3, यहाँ आपका लगा हुआ PPH3, यहाँ पे लगा हुआ CO और यहाँ पे लगा हुआ X, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी रिएक्शन हमने करवानी है O2 के साथ। स्टूडेंट दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन मैकेनिज्म, दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब देखो ये X क्या हो स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द मेटल, है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल। मेटल के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा ही वो रेट होगा उसका। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन के केस में रेट सबसे कम होगा क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेगा, तो रेट को भी कम करेगा, है ना। आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए वो रेट को सबसे, उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई हम। जून 2019 का ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं निकल निकल के बॉन्ड बताइए अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो। आइए मैं बता देता हूं स्टूडेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो इसका ट्वाइस लगाया गया है, इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने पड़ेंगे सबसे पहले तो हमें। 2 CP हो जाएंगे, 1 है, 2 हो जाएंगे तो 10,
दो निकल का, एक निकल का होता है 10, दो निकल का हो जाएगा 20। और जब ये म्यू PpH2 के तौर पे काम करता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 का 3 होता है, 1 का 3 बनेगा, तो 2 है 6 हो जाएगा। कितना? 6। तो ये कितना आ गया जी आपका 36। इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया 36। अब हमारे पास नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का क्या तरीका होता है? 18 इंटू में n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल, कितनी है यहाँ पे भाई मेटल, तो निकल 2 बन जाएंगे, तो 36, इलेक्ट्रॉन काउंट भी 36, और डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे कोई भी मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं होता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे अब हम पहुंच गए हैं। कह रहे हैं जी इससे ये हमें मिला है, तो बताइए इंटरमीडिएट क्या बना होगा बीच में, इंटरमीडिएट क्या बना होगा। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स को बनाता हूं पहले। यहाँ पे ये Fe है, Fe के साथ लगा हुआ है यहाँ पे Cp, ठीक है, ये आपका Cp ईटा 5, ठीक है। इसके साथ ही आपका लगा हुआ है एक CH3, तो इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है, और दो यहाँ पे CO लगे हुए हैं, दो आपका यहाँ पे CO लगे हुए हैं, और आपने इसकी रिएक्शन करवानी है PpH3 के साथ, ठीक है। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है ईटा 5। ऐसा कैसा है, यहाँ पे एक CO है और एक में C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया है, ठीक है। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं, ये आपका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 इलेक्ट्रॉन Fe के, 5 आपका Cp के, 4 इसके, और एक CH3 का। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या शो करेगा? पहले यहां से एक CO बाहर निकलेगा भाई, पहले यहां से आपका क्या, पहले यहां पे आप एक मिनट रुकिएगा, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसको बनाना है, तो यहां से एक Cp आपका, 2 CO नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें हम एक पॉसिबिलिटी ये बना सकते हैं स्टूडेंट, इंटरमीडिएट आपको देखना कि क्या बनेगा यहाँ पे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसमें आपको एक CO नजर आ रहा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3 नजर आ रहा है, और PpH3 नजर आ रहा है। अब इसमें सीधा तो PpH3 ऐड हो नहीं सकता भाई, इसमें सीधा PpH3 ऐड हो नहीं सकता क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। पहले इसको हम 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाएंगे, है ना, पहले इसको हम 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाया जाएगा। एक मिनट भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने दो कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसको देखें तो ये तो बन नहीं सकता कहीं से भी, फर्स्ट तो कहीं से नहीं बन सकता। ईटा 3 मानोगे, ठीक है, 8 आयरन का, 4 2 CO का, 1 और 2, तो ये कितना आ गया 11, और 11 और 4 15, और 3 18, 18 तो आ रहा भाई, लेकिन ये बनेगा नहीं यहाँ। देखिए इसमें ना माइग्रेशन वाला स्टेप की एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही कि माइग्रेशन हो सकता है। अगर मैं इसको देखता हूं, देखना ध्यान से, Fe के पास 8, ऊपर हो गया 5 13, और 2 13, और 2 15, 15, और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 ही आएगा, तो ये 15 1 आएगा इसका इलेक्ट्रॉन काउंट ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका वहां से हुआ है। 5 और 8 13, और 2 15, और 1 16। इसको अगर हम देखते हैं PpH3, देखो यार सीधा PpH3 अटैक करेगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी। आपको यहाँ पे ना माइग्रेशन का स्टेप देखने को मिलेगा, माइग्रेशन, यहां से ये CH3 निकल के इस C डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा। इस स्टेप को माइग्रेशन स्टेप बोला जाता है, इस स्टेप को माइग्रेशन स्टेप बोलते हैं। तो यहां आपका जो वैकेंट स्पेस रह जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया है, और इसके साथ एक CO बाहर लगा हुआ है। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, 8 और 5 13, और 2 13, और 2 15, और आपका क्या आ जाएगा 1 16। अब हाँ, अब 16 बनेगा। अब यहाँ पे आपका अटैक करेगा कौन आके, PpH3, और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो बोला गया ना कि COCH3 दिखाई दे रहा है, ये रहा जी COCH3, एक CO, ये रहा एक CO, और लास्ट में रहा, तो ये इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। माइग्रेशन वाला स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है
जो कि इथेन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, इथेन को। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, ये मेटल पीटी लगी हुई है यहाँ पे पीटी, इससे नेक्स्ट पे क्या लगा हुआ है CH2 एंड CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ ऑक्सीजन, और ये क्या लगा हुआ CH2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ हाइड्रोजन। इसको क्या बोला जाता है अल्फा, इसको क्या बोला जाता है बीटा, ठीक है। और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है। ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, पीटी के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे आपको क्या दिखाई देगा, पीटी, पीटी के साथ क्या लगा हुआ आपका CH2 CH3, और अब यहाँ पे क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ से इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे, इसको यहाँ से और ये इसको यहाँ से हटाते हैं, तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट, CH3 CH3, इथेन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, इथेन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ए में तो इथेन बाहर निकल जाएगा भाई, ए में तो बाहर निकल जाएगा। तो कह रहे कहाँ नहीं होगा, तो ए में इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, और इसकी बात करोगे पीडी की, इसको यहां से ब्रेक करो, इसको यहां से ब्रेक करो, यहां से भी इथेन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। सी में अगर आप देखेंगे ना, आपको इथेन बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा एज ए एलिमिनेशन प्रोडक्ट के तौर पे। यहाँ पे आपको जो है ना, इसके साथ क्या लगेगा, एक CH3 लगेगा अगर आप उसको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट निकलता है ना, वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि इथेन नहीं है, जो कि इथेन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं भाई। ये आपका P4O6, अगर आपने मेन ग्रुप एलिमेंट्स को देखा, वहां पे मैंने इसको बताया है, काफी जगह मैंने इसको बताया। तो कह रहे जी कौन किसका एनालोगस स्ट्रक्चर बतानी है आपको इसकी। तो एडमेंटेन लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, एडमेंटेन लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी, आपका P4O6 की। तो ये एडमेंटेन लाइक स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, आइए उसी के बारे में बात कर लेते हैं यार। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, और इसको इससे मिलाइए, ये रहा। दिस इज एडमेंटेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसी का एक और कॉपी वर्जन निकालता हूं, और P4O6 की स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम ऐसी होती है, जहां पे भी आपका ये दिख रहा है आपको, ये वाला, जहां पे भी एक ये जो दिख रहा है पोजीशन, एक ये पोजीशन जो दिख रही है, और एक ये पोजीशन जो दिख रही है, यहां पे होता है आपका फास्फोरस, ये आपका P, यहाँ पे होता है आपका P, यहाँ पे होता है आपका P, और यहाँ पे होता है आपका P। उसके बाद जो भी ये वाली पोजीशन आपको नजर आ रही है CH2 टाइप, ये वाली, ये रही, ये रही, ये और ये, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन, 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 ठीक है। तो P4 कितने हो गए, हो गए ना, 6, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, चलो ये तो वैसे है भाई, ये आइसोल कैसे स्ट्रक्चर होती है, ये आपका एनालोगस स्ट्रक्चर। आपको कैसे पता लगेगा, हमें ऐसे पता लगेगा, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस का आइसोलोबल कौन हो सकता है, जिसके पास 5 हो, तो वो CH है। कौन है, CH, 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 3 की, और इसको, दीज आर आइसोलोबल पेयर्स। फास्फोरस CH के साथ आइसोलोबल होता है। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं, उसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 वाला 6 के साथ आएगा, वो कौन है, CH2। CH2 के पास भी 6 होते हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या होते हैं आपका, ये दोनों भी क्या होते हैं, आइसोलोबल। तो क्या जो आपका P4O6 की स्ट्रक्चर है, वहां फास्फोरस की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, CH। तो आपको 4 CH देखने को मिलेंगे, एक CH ये रहा, दूसरा CH ये रहा, तीसरा CH ये रहा, और फोर्थ CH ये रहा। तो 4 CH होंगे, एंड म्यू CH2 का 6, म्यू का मतलब वो बीच में लाई करेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31, इसको याद रखना पड़ता है और काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है CO की, और CO के आसपास ही होती है PF3 की, CO के आसपास ही होती है PF3 की। फिर नंबर आता है PCl3 का, और फिर नंबर आता है POAR का, POAR का, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है आपका PAR3 का। उसके बाद नंबर आता है आपका PRAR आ गया। उसके बाद नंबर आ गया ये आपका, इसमें OR भी होता है, OR है ना। इसके बाद नंबर आता है आपका किसका,
ये तो इसके बाद नंबर आता है POR3 का, इसके बाद नंबर आता है PAR3 का, और सबसे कम होता है PR3 का। पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी का ऑर्डर ये होता है भाई, ये होता है पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी का ऑर्डर। काम आएगा ये, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही काम आएगा बस। तो PF3 की सबसे ज्यादा होती है और PME3 की सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देख लो भाई इसका यूज कैसे हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अब इसका यूज कैसे हो रहा है। यहां पे लगा हुआ PF3, यहां पे लगा हुआ है POME3, यहां पे PAR3, और ये सिंपल पिरिडीन। स्टूडेंट, जितना पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा वो मेटल से उतना इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक है। अगर मेटल के साथ हमने स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर PF3 लगा रखा है तो ये मेटल को बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो मेटल कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देता था वो दे नहीं पाएगा। अगर दे नहीं पाएगा तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ए के अंदर CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और वो जो है आपका 2055 के करीब जो आ रही है 2055, वो आपका PF3 के लिए पॉसिबल है। ए का आर इसी ऑप्शन में है। उसके बाद देखो POR3 का नंबर आएगा दूसरे नंबर पे, POR3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दूसरे नंबर पे, तो क्या आएगा 1800 ये वाली। उसके बाद सबसे कम होगी पिरिडीन की, क्योंकि ये आपका पाई डोनर लिगेंड होता है, सबसे कम 1746 आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CN की बताओ P और Q में, और CO की बताओ R और S में। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मेटल के पास जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मेटल उतना CN को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। बैक बॉन्डिंग, ये देखो यहाँ पे जैसे ये मेटल इस C को दे नहीं पाया, इसलिए CO की ज्यादा थी। अब ये वाला मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बैक बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा, इसके पाई एक्सेप्टर में लिगेंड दे नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे CN की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे CN जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पाता तो, है ना। क्योंकि ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसलिए P और Q में तो P की ज्यादा होगी भाई, P और Q में तो P की ज्यादा होगी, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पाई एक्सेप्टर लिगेंड सिर्फ 3 लगे हुए हैं, और यहां पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर एक CO को छोड़ दें, एक CO को, यहां पे पाई एक्सेप्टर 2 CO लगे हुए हैं, और यहां पे आपका पाई एक्सेप्टर एक CO को छोड़ने के बाद 5। जितने पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे उतना मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, और मेटल जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, बैक बॉन्डिंग वो उसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, S की ज्यादा होगी R से, S की ज्यादा होगी R से, P की ज्यादा होगी Q से, और S की ज्यादा होगी R से। B इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा आपका भाई, B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द लिगेंड दैट बाइंड्स स्ट्रॉन्गली टू निकल सेंटर इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आपने बताना है कि कौन सा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे इसके ऊपर, इस डबल बॉन्ड के साथ, देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, और ये रहा। तो जब ये निकल के साथ जुड़ेगा ना, ये देखो ये जब निकल के साथ जुड़ेगा यहाँ पे, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा ना, मेटलोसिंस करके, ये मेटलोसिंस तो नहीं बोलेंगे, मेटल अल्कीन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उससे रिलेटेड है। मेटल अल्कीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे जीज सोल्ट करके था, वैसा ही कुछ कहानी यहाँ पे होती है, वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पे होती है। तो स्टूडेंट, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे होंगे ना, उतनी इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी ना। ये पहले तो ये इसको डोनेट करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और ये पाई में एक्सेप्ट करता है ना, पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है ये। अगर ये पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा तो जितने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे होंगे ना, उतना ज्यादा वो एक्सेप्ट करेगा, उतनी इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी। ये भी डोनेटिंग लगा हुआ था, ये भी डोनेटिंग लगा हुआ था, ये भी डोनेटिंग। यहां डबल बॉन्ड के साथ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए यहां पे आपको स्ट्रांगली बाइंडिंग देखने को मिलेगी। जो जीज सोल्ट होता है ना, मेटल अल्कीन के कॉम्प्लेक्सेस, उससे रिलेटेड है। आगे और आएंगे जब मैं आपको डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा।
इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है और पाई में एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जब बढ़ेगी आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 35 नंबर 35। ठीक है, तो 9 यहां पे लगे हुए हैं, इसकी स्ट्रक्चर बता देनी है। तो 9 की मल्टीप्लाई कौन रहे ईरान, है ना, कौन रहे ईरान, 9 होते हैं, 9 और 9, ठीक है, प्लस में फास्फोरस का 5 होता है और यहां पे 42 प्लस में 2, तो 80, 81, 86, 86 में 44 ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 130। तो यहां पे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 130। मेटल कितनी है 12n, 9 है और 2 से डिवाइड कर दो तो 12 9 जा कितना होता है भाई आपका 108। 108 130 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा और 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11 और 11 देखो मेटल कितनी है 9, 9 में 2 ऐड करोगे यानी कि n+2 और n+2 का मतलब होता है नीडो। n+2 का मतलब क्या होता है नीडो। तो क्लोजो बोल रहा था हटा दो, क्लोजो एराकानो बोल रहा था हटा दो, यहाँ पे भी नीडो, यहाँ पे भी नीडो। अब पूछ रहा है जी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी ज्योमेट्री, तो ये होती है भाई आपका कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। क्या होती है कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, बाई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक नहीं होती। ये वाली इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 इस वीडियो का। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ वन प्रोपीन विद दिस leads to linear and branched formulated products. The linear product, the linear formulated hydroformulated product is formed with the highest selectivity when ligand in the rhodium complex is this. Student, this is related to bite angle. एक बाइट एंगल करके टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जैक्ट थोड़ा सा इसका थ्योरी आपको समझाऊं तो ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास नंबर 3 में पढ़ाया हुआ है। यस, इंसर्शन ऑफ अल्कीन, यरा अल्कीन यरा, यहां पे मैंने आपको एक बाइट एंगल का टॉपिक पढ़ाया था। एक मिनट रुकिएगा, ये इसी में पढ़ाया हुआ भाई बाइट एंगल का टॉपिक। रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास नंबर 3, एक मिनट टू देख लेते हैं, हो सकता है 2 में पढ़ाया हो। रेडिकल, ये देखिए, हाँ ये स्टूडेंट ये रहा। रिडक्टिव एलिमिनेशन में जो एलिमिनेटिंग ग्रुप होते हैं ना वो एक दूसरे के सिस होने चाहिए, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन की खास बात होती है। तो यहाँ पे देखो इसी टाइम पे मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया हुआ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बाइट एंगल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये बाइट एंगल अगर आप देखेंगे जैसे ये हो गया आपका डाई फिनाइल फोस्फिनो इथेन बोलते हैं इसको, डाई फिनाइल फोस्फिनो इथेन, इसको प्रोपेन बोलते हैं, डाई फिनाइल फोस्फिनो प्रोपेन, है ना। तो यहाँ पे बाइट एंगल देखा जाता है, तो बाइट एंगल सबसे ज्यादा होता है DPPF के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे ज्यादा। और जितना बाइट एंगल ज्यादा होगा उतना ही रेट ज्यादा होता है, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। तो इसी बात को कनेक्ट करते हुए, इसी बात को कनेक्ट करते हुए उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना था। तो जो बाइट एंगल आएगा वो सबसे ज्यादा होता है इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर, इसीलिए यहीं पे आपको हाईएस्ट सिलेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई आपका इसका, हाइड्रोफॉर्माइलेशन लीनियर ब्रांच, द लीनियर इज फॉर्म्ड, तो यही आएगा भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ये हमारी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 था। बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया, लगभग 34-35 क्वेश्चंस इस क्लास में हो चुके हैं। बाकी का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।